हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुदस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यू डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है? यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके, सो ये जो 2 PM का जो क्लास होता है, एमसी क्लास रहता है, इसमें आपके डिफरेंट कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट सीख लेते हैं आप। सो इस क्लास को आप मिस मत करिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ओके, सो ये कुछ क्लासेस है फिलर फॉर्म की तरफ से हो रहे हैं, तो इनको भी आप मिस मत करिएगा। अगर आपने इनको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो। देन वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। सो मैं भी शेयर करके रखूंगा। ठीक है, यस। चलो सब शेयर कर लो। देखो, जो जो शेयर करेगा वो थम्स अप करेगा। ठीक है, थम्स अप जब आप करोगे देन उससे मुझे पता चलेगा कि यानी आपने शेयर किया है। और खुद भी लाइक कर लो। ठीक है, आज हम 40-40 सेकंड दे देंगे हर एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, हाँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी है, तो इसलिए हम 40 सेकंड से ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा नहीं ले लेंगे हम। ठीक है, so are you ready? Then we will begin our today's MCQ series. So let's get started. So let's start our today's MCQ series. So ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1। इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड बाय द, यानी जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग होती है ना, यानी टीचिंग की क्वालिटी कैसी है, कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, कितना अच्छे कंटेंट है, तो वो किससे पता चलता है? ए अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, बी ए पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स से है, ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस मेंटेन इन द क्लास, डे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट। सो यहाँ पे आपको आंसर करना है। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे कि यानी जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग होती है वो रिफ्लेक्ट कैसे होती है। ठीक है, इनमें से आपको बताना ऑप्शंस में। चलो सब आंसर कर लो। वेरी गुड, सबको का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स। यानी जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, जो कंटेंट होगा उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो यानी जो भी डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट्स को उसके रिलेटेड, तो दैट मीन्स वो जो टीचिंग है, वो जो क्लास होगा है ना, उस टीचर का तो वो क्वालिटी माना जाएगा उसमें, कि यानी अच्छे अच्छे कंटेंट है, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, रिलेटेड टू कंटेंट। सो दैट मीन्स कि उसको हम क्वालिटी ऑफ टीच, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, वो क्वालिटी रिफ्लेक्ट करता है टीचिंग की। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचिंग एड? टीचिंग एड यहाँ पे कौन सा है? एजुकेशनल टेलीविजन, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, टैबलेट्स एंड पीसीज, ऑल द अबव। सब आंसर कर लो। वेरी गुड। देखो 40 सेकंड्स होते हैं हर एक क्वेश्चन के। ठीक है, सो आप आंसर कर लो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। कल मैंने देखा कि यानी कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, तो आप आंसर नहीं कर पाते टाइम पे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 40 सेकंड्स रख लिए हैं। सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा।
तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपका टाइम खत्म भी हो गया है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। ऑल द अबव यानी सारे है। टीचिंग एड, एजुकेशनल टेलीविजन भी है, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स भी है, टैबलेट्स एंड पीसीज भी है। ऑल द अबव यानी सारे है। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है। ए है टू डेवलप रीजनिंग, बी है टू डेवलप थिंकिंग, सी है टू गिव इन्फॉर्मेशन, डी है टू एनकरेज नेसेसरी लाइफ स्किल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर करना है। चलो आंसर कर लो सब। आपको बताना है कौन सा नहीं है ऑब्जेक्टिव टीचिंग का। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग बताना है। ठीक है, नॉट पे फोकस कर लो। ठीक है, कौन सा नहीं है ये बताना है। कुछ स्टूडेंट्स गलत आंसर कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, आपके पास टाइम होता है, आप जल्दबाजी मत करो। ठीक है, हाँ अच्छे से पढ़ लो क्वेश्चन को और आंसर कर लो फिर। वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, टू गिव इन्फॉर्मेशन। यानी इन्फॉर्मेशन ही देना नहीं होता, मतलब ये ऑब्जेक्टिव नहीं है टीचिंग का। ठीक है, देखो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मिलती है हर जगह। ठीक है, अगर हम किसी फील्ड में जाएंगे, ओपन फील्ड में, वहाँ पे कोई टीचर ही नहीं होगा, कोई टीचिंग नहीं होती, वहाँ पे भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, सो दैट मीन्स कि ये वाला ऑब्जेक्टिव नहीं है टीचिंग का। टीचिंग का होता है कि रीजनिंग डेवलप करना, थिंकिंग डेवलप करना, क्रिएटिविटी डेवलप करना बच्चों में। ठीक है, सो उनमें मतलब प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनाना उनको। ठीक है, उनमें कुछ लाइफ स्किल्स डेवलप करने। ठीक है, सो दैट मीन्स कि इन्फॉर्मेशन जो हम कहीं भी हासिल, हम घर में हासिल करते हैं इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, हम कहीं पे भी, मतलब हम टूर पे जाते हैं, है ना, वहाँ पे टीचर नहीं होता है, तो उस टूर में हम कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन सीख लेते हैं। ओके, सो तभी ये वाला नहीं आएगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। यानी ये बता नॉट द ऑब्जेक्टिव, कौन सा नहीं है। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन 4 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव कैन बी वर्डेड इन, यानी ऑब्जेक्टिव्स जो है हम उसको किस फॉर्म में लिखते हैं। ए क्वेश्चन फॉर्म, बी स्टेटमेंट फॉर्म, सी बोथ ऑफ द अबव, डी नन ऑफ द अबव। सब आंसर कर लो। वेरी गुड। आपको बताना ऑब्जेक्टिव किस फॉर्म में हम बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म, स्टेटमेंट फॉर्म, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। चलो सब आंसर कर लो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा यार। आपके स्क्रीन पे इसका सी पार्ट, सी पार्ट क्या है, बोथ ऑफ द अबव, यानी दोनों इसके आंसर आएंगे। क्वेश्चन फॉर्म में भी और स्टेटमेंट फॉर्म में भी बनाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सो एक्चुअली हम स्टेटमेंट फॉर्म में बनाते हैं, पर कभी कभार हम क्वेश्चन फॉर्म में भी बनाते हैं। ठीक है, सो ये ध्यान में रखना आप। अगर क्वालिटेटिव स्टडी होगी, केस स्टडी होगी, तो हम उसमें क्वेश्चन फॉर्म भी बना सकते हैं। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते हैं क्वेश्चन 5 पे, इसको पढ़ो और आंसर कर लो। डिस्कशन मेथड कैन बी यूज्ड व्हेन द टॉपिक इज, यानी डिस्कशन मेथड कब यूज किया जाता है, जब टॉपिक क्या होगा, इजी, डिफिकल्ट, वेरी इजी या वेरी डिफिकल्ट, ये बताना आपको। चलो आंसर कर लो सब। डिस्कशन मेथड जो है ये कब यूज किया जाता है, जब टॉपिक क्या होता है, इजी, अगर इजी होगा तो उस वक्त क्या होता है, या डिफिकल्ट, या वेरी इजी, या बहुत इजी जब होगा, या वेरी डिफिकल्ट जब होगा। चलो सब आंसर कर लो। वेरी गुड, सबको आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा यार। आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। डी पार्ट क्या है, वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, सो वेरी डिफिकल्ट इज द करेक्ट आंसर। सो जब
टॉपिक डिफिकल्ट होगा यानी वेरी डिफिकल्ट होगा। एक तो होता है डिफिकल्ट यानी कुछ डिफिकल्टी होगी उसमें, लेवल मतलब 50-50% डिफिकल्ट होगा। देखो दूसरा होता है वेरी डिफिकल्ट जो जिसका कंटेंट अवेलेबल ही नहीं होगा, यानी जिससे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट टेक्निक्स हम उसमें यूज करेंगे कि यानी वेरी डिफिकल्ट टॉपिक जब होगा, यानी हर एक बच्चा जो अपना अपना पॉइंट्स बताएगा, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स होने चाहिए। सो दैट इज देन वी यूज डिस्कशन मेथड। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिसर्च। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा करेक्ट है अबाउट रिसर्च, ठीक है। ए डिस्कवरीज आर रिसर्चेस, बी रिसर्चेस लीड टू डिस्कवरी, सी रिसर्चेस डू नॉट लीड टू डिस्कवरी, डी इन्वेंशन एंड रिसर्च आर रिलेटेड। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। यानी यहाँ पे बताना आपको कि यानी जो रिसर्च है उसके रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। देखो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा अच्छे से, है ना, ध्यान से पढ़ा होगा, तब तो आप गलत नहीं करोगे, है ना। अभी आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। इन रिसर्च लीड टू डिस्कवरी, यानी जो रिसर्च होती है वो डिस्कवरी की तरफ होती है। एक होता है इन्वेंशन, दूसरा होता है डिस्कवरी। इन्वेंशन होता है जो नया आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो अभी नहीं हुआ होगा, ठीक है, जो दुनिया में नहीं हुआ होगा, तो जब उसके बारे में कोई करेगा तो कोई इन्वेंट करेगा, ठीक है, कोई डिस्कवर करेगा उसके रिलेटेड, तो उसको हम इन्वेंशन बोलेंगे, ठीक है। हाँ, मतलब जो अभी दुनिया में नहीं होगा कोई उसके बारे में, ठीक है, उसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज इन्वेंशन। दूसरा होता है डिस्कवरी। डिस्कवरी इसके रिलेटेड ऑलरेडी पता होता है, ठीक है। हाँ, सो जो रिसर्च होते हैं, रिसर्च हमें किसकी तरफ लेते हैं, डिस्कवरी की तरफ। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो चलते क्वेश्चन 7 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच द फर्स्ट साइलेंट फीचर फिल्म मेड इन इंडिया, यानी कौन सी पहली साइलेंट फीचर फिल्म बनाई गई इंडिया में। ए राजा हरीश चंद्रा, बी मिर्जा गालिब, सी किसान कन्या, डी आलम आरा। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। फर्स्ट साइलेंट फिल्म फीचर कब जो इंडिया में बनाई गई है, पहली साइलेंट फिल्म फीचर वो कौन सी है, ये बताना है आपको। ए राजा हरीश चंद्रा, बी मिर्जा गालिब, सी किसान कन्या, डी आलम आरा। 40 सेकंड है आपके लिए हर एक क्वेश्चन के बाद, यानी हर एक क्वेश्चन में मतलब 40 सेकंड देंगे, उसके बाद बेल बजती है, ठीक है। यहाँ पे आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, ठीक है। तो टाइम अगर आप मैनेज करना सीखोगे देन यू आर सक्सेसफुल। अगर आपको टाइम मैनेज करना नहीं आएगा एग्जाम में, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए इस क्लास के साथ जुड़े रहो। सो चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। राजा हरीश चंद्रा जो है ये पहली साइलेंट फिल्म फीचर बनी है इंडिया में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। फाइंड द नेक्स्ट लेटर फॉर द सीरीज, यानी नेक्स्ट लेटर देखना आपको इस सीरीज का क्या आएगा। ए HIEG। चलो सब आंसर कर लो। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। जी इसका आएगा, ठीक है। सो कैसे आएगा जी,
इसको यानी क्या किया गया है, ठीक देखते हैं। एम के बाद आता है एन, दैट एन के बाद आता है ओ, ठीक है, तो एक लेटर यहां से छोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद पी क्यू, दो छोड़े गए हैं, यानी एक छोड़ा गया पहले गैप में, दूसरे गैप में दो, उसके बाद तीन आएंगे, है ना, एस टी यू वी, है ना, तो एस टी यू, तो तीन छोड़े गए हैं, तो उसके बाद वी आ गया है। उसके बाद अब चार छोड़ेंगे, है ना, डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी, तो ये चार, तो उसके बाद पांच छोड़ने हैं, ए के बाद बी सी डी ई एफ, तो ये पांच बनते हैं, तो उसके बाद जी आएगा, ठीक है ना, जी आता है ना, यस, सो जी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो ऐसे आप क्वेश्चंस को अटेंड कर लो, ठीक है। मैं कह रहा था कि यानी यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है। अगर आप टाइम मैनेज करना सीखोगे दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल। अगर आपने टाइम मैनेज करना नहीं सीखा तो दैट मीन्स यू आर नॉट सक्सेसफुल। ओके, सो आई होप यू गॉट टू। चलते क्वेश्चन 9 पे इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है रिसर्च का? ए रिसर्च इज अ प्रोसेस, बी ए रिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस, सी ए रिसर्च इज सिस्टमैटिक, डी ए रिसर्च इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। देखो पहले क्वेश्चन को अच्छे समझो, उसके बाद आंसर कर लो, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। रिसर्च का जो कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है, नॉट पे फोकस करना है, ठीक है। बहुत अच्छा, ऐसे आंसर कर लो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट द करेक्ट आंसर। रिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस, रिसर्च एक प्रोसेस नहीं है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है इसका। इन्हें नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च बताना है, रिसर्च के करेक्टर रिसर्च प्रोसेस ये है, रिसर्च सिस्टमैटिक ये भी है, रिसर्च प्रॉब्लम ओरिएंटेड ये भी है, बट रिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस जो है ये वाला इसका आंसर आएगा। दैट मीन्स ये वाला इसका करेक्टरिस्टिक नहीं है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते कुछ में 10 पे इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। Which of the following organizations publishes the annual report on currency and finance? इन्हें करेंसी और फाइनेंस पे कौन कौन रिपोर्ट पब्लिश करता है? ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ए प्लानिंग कमीशन, सी ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डी ए सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। मैं बोल रहा था कि यानी यहाँ पे आपको बताना कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिश करता है एनुअल रिपोर्ट, यानी ईयरली रिपोर्ट करता है किस पे? करेंसी और फाइनेंस पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ए प्लानिंग कमीशन, सी ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डी ए सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखो अच्छे से समझ लो क्वेश्चन को, मैं आपको टाइम देता हूँ, ठीक है, तो इस टाइम का फ़ायदा ले लीजिए, ठीक है, और क्वेश्चन का फ़ायदा ले लीजिए, ठीक है। यस, देखो क्वेश्चन ऐसे टॉपिक से पूछे जाते हैं, इन्हें टॉपिक सेम रहते हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन को इधर उधर घुमाया हुआ होता है, तो ये ध्यान में रखना आप। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये पब्लिश करता है ईयरली रिपोर्ट किस पे? करेंसी एंड फाइनेंस पे। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। व्हेन वाज दूरदर्शन स्टार्टेड इंडिया? दूरदर्शन कब स्टार्ट किया गया है इंडिया में, ये बताना आपको। ए है 1949, बी है 1959, सी है 1969, डी है 1979। चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। आपको बताना है दूरदर्शन कब स्टार्ट किया गया है। दूरदर्शन कब स्टार्ट किया गया है इंडिया में?
सब आंसर कर लो, वेरी गुड। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। 1959 ने दूरदर्शन को स्टार्ट किया गया है इंडिया में। कब? 1959 में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस? इस सीक्वेंस में नेक्स्ट कौन सा आएगा? 3, 9, 27, 81 के बाद कौन सा आएगा वो आपको बताना है। ए 143, 143, बी 243, सी 333, डी 443। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। नेक्स्ट कौन सी आएगा इस सीक्वेंस में? 3, 9, 27, 81, उसके बाद कौन सा आएगा ये बताना आपको। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। आज 20 क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, बट 20 क्वेश्चन जो है वो अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चलेगा आप में कितनी दम है एग्जाम देने के लिए, ठीक है, कितना दम है आप में है, ठीक है, ये पता चलेगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। 243 243 इज द करेक्ट आंसर। कैसे? यहाँ पे 3 3 आर 9, 9 3 आर 27, 27 इन मल्टीप्लाई 3 किया गया है, वो कितना बन गया? 81 है ना। हाँ, सो 81 मल्टीप्लाई कर लो 3 तो वो बन जाएगा 243, ठीक है। हो गया 3 1 आर 3, 3 8 आर 24 है ना। सो 243 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच सिस्टम इज यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग टीवी प्रोग्राम्स इन इंडिया? टीवी प्रोग्राम्स के लिए कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है जब टीवी प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, यानी टीवी में, ठीक है, तो कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है? ए NTSC, बी ATSC, सी DTMB, डी SCCM। देखो इनकी आपकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। NTSC का मतलब है नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड्स कमेटी, नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड्स कमेटी। ATS का मतलब है एडवांस्ड टेलीविजन स्टैंडर्ड्स कमेटी, सिस्टम कमेटी। ATSC का मतलब एडवांस्ड टेलीविजन सिस्टम्स कमेटी। इस तरह DTMB होता है डिजिटल टेरेस्ट्रियल मल्टीमीडिया ब्रॉडकास्ट, डिजिटल टेरेस्ट्रियल मल्टीमीडिया ब्रॉडकास्ट। SCCM होता है SECAM। इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, आप आंसर कर लो, ठीक है। आपकी SCCM की भी फुल फॉर्म बताऊंगा तब तक। यहाँ पे आपका टाइम भी खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ए पार्ट। ए पार्ट क्या है? NTSC। NTSC मैंने बोला है नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड्स कमेटी। तो ये यूज होता है, ये सिस्टम यूज होता है जब हमें ब्रॉडकास्ट करना होता है कोई प्रोग्राम टीवी पे, ठीक है। सो SCCM जो होता है ये सिक्वेंशियल कलर एंड मेमोरी, सिक्वेंशियल कलर एंड मेमोरी। SC मीन्स सिक्वेंशियल, C मीन्स कलर,
ए मीन्स एंड, एम मीन्स मेमोरी, ठीक है। हाँ, मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन था, मैं कह रहा था कुछ साउथ ब्रॉडकास्ट का नहीं है ये, ठीक है। सो वो वाला नहीं है ये। या और एक है इसमें सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक कलर एंड मेमोरी, या सिक्वेंशियल कलर एंड मेमोरी, वो भी करेक्ट है, सिक्वेंशियल कलर एंड मेमोरी, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। सिक्वेंशियल कलर एंड मेमोरी वो ठीक है। बट यहां पे करेक्ट आंसर क्या है, NTSC यूज होता है, नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड्स कमिटी। नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड्स कमिटी जो है ये यूज होता है टीवी प्रोग्राम में, ठीक है, जब हम ब्रॉडकास्ट कोई टीवी प्रोग्राम करते हैं इंडिया में। ओके, इंडिया की बात की जाएगी जब हम इंडिया की बात करेंगे, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 14 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो आप। Given that in a code language दी गई 1 to 3 means it is hot, 3-4 means hot soap, 4 to 5 means soap is tasty। अब आपको बताना है which digit represent tasty, tasty कौन सा डिजिट रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे भी आप हिंदी में देख लो। चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। देखो इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, कोड में देखना है। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। कोड लैंग्वेज यहाँ पे आपको चूज करना है, आप अच्छे से कर लो, इसको आंसर कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गई। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो डी पार्ट क्या है, 5। देखो कैसे 1 2 3 इट इज हॉट। अगर हम यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इसको हम मतलब कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पे 3 जो है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी हॉट है, यहाँ पे भी हॉट है, ठीक है। सो दोनों में हॉट है, तो यहाँ पे भी 3 है। तो इस तरह यहाँ पे 2 है कॉमन, यहाँ पे भी 2 है कॉमन, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पे इज है, इज भी है यहाँ पे, ठीक है। सो दैट मीन्स इज यहाँ पे वो 2 को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह आप यहाँ पे 3 को हॉट करता है, 4 सोप को करता है। अब 2 को इज को करता है, 4 सोप को करता है, 5 रह गए अब, तो 5 टेस्टी के लिए। ओके, सो बहुत इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको आप अटेंड करिएगा, ठीक है। सो अपने आप को मल्टी टैलेंटेड भी बनाइए। ओके, तो चलते क्वेश्चन 15 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। Where is Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication located? मक्खनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म कम्युनिकेशन बताना है कहाँ पे है। ए भोपाल, बी इलाहाबाद, से चेन्नई, डी है मुंबई। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। मक्खनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन बताना कहाँ पे है। देखो आपको मतलब जो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है ना, या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, सो स्टेट यूनिवर्सिटीज है, कम से कम उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ठीक है। यस, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। स्टेट कम से कम याद रखो किस स्टेट में है। देखो आप वो आपको मिलेगा यूजीसी वेबसाइट पे, आप यूजीसी पे जाओ, वहाँ से मिलेगा कि यानी ऑल यूनिवर्सिटीज़ की जो इंफॉर्मेशन होती है, हर एक स्टेट में जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उनको आप देखो, ठीक है। वहाँ से आपको पता चलेगा, एक बार उनको नज़र मार लो, ठीक है, तो पता चलेगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर भोपाल। तो ये मक्खनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी जो है जर्नलिज्म कम्युनिकेशन के रिलेटेड है, तो ये भोपाल में लोकेटेड है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन 16 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। ए ब्लड इज कोडेड एज 1 2 3 3 4। अगर ब्लड को कोड किया गया 1 2 3 3 4, रूट को कोड किया गया 5 3 3 6, देन कोड फॉर रोबोट इज, रोबोट को कोड क्या आएगा, ठीक है। ए 5 3 1 3 6, बी है 6 3 1 3 5, सी है 5 1 3 1 6, डी है 6 1 3 1 5। सब आंसर कर लो, वेरी गुड।
जैसे ब्लड को कोड किया गया 12334, ठीक है। रूट को कोड किया गया 5336। तो रोबोट को बताना आपको, ROBOT, रोबोट। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो, क्वेश्चन को देख के आंसर कर लो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभार आ जाते हैं ना, इजी क्वेश्चन कभी कभार गलत होते हैं, ठीक है, इसलिए आप ध्यान में रखना। यहाँ पे आपका टाइम खत्म होने वाला है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक। देखो कैसे आएगा। ब्लड, पहले ओ को देखेंगे हम, ठीक है। ओ के लिए 3 3 यूज हुआ है। यहाँ पे भी हम देखेंगे ओ के लिए 3, यहाँ पे 3 3 3, यहाँ पे भी, यहाँ पे 1 1 है, फिर 1 1 है। तो ये दो एलिमिनेट करेंगे, ये दो नहीं आएंगे। इन दो में से देखेंगे। अब ब्लड के लिए यहाँ पे बी के लिए 1 है, तो और को हमें देखना और से क्या। यहाँ पे और यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो 5 दैट मीन ये वाला भी एलिमिनेट हुआ, तो यहाँ पे आएगा ए पार्ट, ठीक है। तो 5 3 1 3 6 ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। देखो तुरंत कितना, मतलब कुछ सेकंड से लग गई इसमें, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। तो ऐसे टेक्निक्स को याद रखो, ठीक है। जो बार बार मतलब इसमें रिपीट हुई होगी, पहले उनको देखो, फिर एलिमिनेट कर लो। बाकी जो नहीं है उनके साथ हमें कुछ नहीं है। अब ये वाला 2 रह गए। अब यहाँ पे आर का है 5, तो यहाँ पे आर का 5, तो 6 नहीं आएगा, तो दैट मीन ये वाला भी हो गया, तो ये वाला इसका आंसर आएगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द एडलाइन नोइंग इज एवरीथिंग इज यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी ये एडलाइन नोइंग इज एवरीथिंग कौन यूज करता है, ठीक है। ए है आज तक, बी है डिस्कवरी, सी है BBC वर्ल्ड, सी है नेशनल ज्योग्राफी। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। हेडलाइन नोइंग इज एवरीथिंग कौन यूज करता है, ठीक है। ए है आज तक, बी है डिस्कवरी, सी है BBC वर्ल्ड, डी है नेशनल ज्योग्राफी। अभी आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। BBC वर्ल्ड जो है, ठीक है, BBC जो है ये यूज करता है नोइंग इज एवरीथिंग। ये हेडलाइन इसी की है, ओके। तो ऐसे आप टैगलाइन याद रखो कि किसकी क्या टैगलाइन है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। TRP इज अ टूल प्रोवाइडेड टू जज विच प्रोग्राम्स आर विवर द मोस्ट। TRP एक टूल है जो दिखाता है हमें कि कौन से प्रोग्राम ज्यादा जज के, मतलब व्यू किए जाते हैं, देखे जाते हैं, कौन से प्रोग्राम्स। तो TRP की यहाँ पे बताने आपका फुल फॉर्म क्या है। तो TRP आपको फुल फॉर्म बतानी। व्हाट डज द वर्ड TRP स्टैंड्स फॉर। TRP का मतलब क्या है। व्हाट डज द वर्ड TRP स्टैंड्स फॉर। TRP का मतलब क्या है ये बताना आपको, ठीक है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। सो TRP मींस टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स जो है, यानी किस प्रोग्राम को कितने बार व्यू किया गया है, ठीक है। तो ये TRP का मतलब है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। Which one of the following types of communication can video conferencing be classified as। यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस में क्लासिफाई होती है। ए है ऑडियो 1 वे, बी है विजुअल 1 वे, सी है ऑडियो विजुअल 1 वे, डी है ऑडियो विजुअल 2 वे। सब आंसर कर लो, वेरी गुड।
वीडियो कॉन्फ्रेंस आपको पता है किस में क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। चलो सब आंसर कर लो, अच्छे से आंसर कर लो सब। देखो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मैंने एक बार शायद ये बोला है ना, गलत नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गए, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट क्या है, ऑडियो विजुअल टू वे। सो ऑडियो विजुअल टू वे कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है यानी जिसमें दोनों मतलब एक्टिव रहते हैं, ठीक है। चाहे पार्टिसिपेंट होगा, ठीक है, यानी जो लिसनर होगा और स्पीकर दोनों एक्टिव रहते हैं, दोनों आपस में देखते भी है, ठीक है, विजुअल भी रहते हैं, ऑडियो भी एक्टिव रहता है दोनों का। अगर कोई किसी की क्वेरी होती है तो वो बोलते हैं। तो दैट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। DAVP is the nodal agency of the Indian government for advertising by various ministries and organizations. DAVP जो है ये एक नोडल एजेंसी है इंडियन गवर्नमेंट की, एडवर्टाइज करता है डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, मिनिस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस की। तो यहाँ पे आपको बताना DAVP का मतलब क्या है। चलो सब आंसर कर लो। ए है डायरेक्ट ऑडियो एंड विजुअल पब्लिसिटी, बी है डिवीजन ऑफ ऑडियो एंड विजुअल पब्लिसिटी, सी डिपार्टमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, डी है डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। DAVP का मतलब क्या है ये बताना आपको। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे टाइम आपको खत्म हो गया। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, ठीक है। सो ये इसकी फुल फॉर्म है, मैं दोबारा बताऊंगा, डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। सो ये थे आज के टॉप 20 MCQs, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन। सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे, आप इस वेबसाइट पे जाओ और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे आप जुड़े रहो, ठीक है। सो ये कुछ क्लासेस है प्लेटफॉर्म की तरफ से हो रहे हैं, तो इनको भी अब मिस मत करिएगा। अगर आपने इनको भी मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ओके, यस। सो आप अपना फीडबैक दे दीजिएगा। आपका फीडबैक जो है वो जरूरी है, ठीक है, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। सो ये 2 PM का जो MCQ क्लास रहता है, इसको आप मिस मत करिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। देखो यहाँ पे आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हो, यहाँ पे आपके डिफरेंट कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चंस को कैसे करना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। तो जब आपको ये पता होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो डर किसकी बात है ना, डर आपके मतलब दिमाग में दोनों में दूर हो जाएगा जब आपको पता होगा। जब मैं एग्जाम में जाऊंगा तो वहां पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, मगर नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। जब आपके पास नॉलेज भी होगी, आपके पास ज्ञान होगा, अच्छे से हर एक टॉपिक का ज्ञान होगा, उसके बाद ये भी पता होगा कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आ जाते हैं, ठीक है। सो आप में जो डर होगा तो वो दूर होगा। सो आपको कोई थ्रेटनिंग नहीं, कोई नर्वसनेस नहीं होगी, ठीक है। सो कोई नर्वस नहीं रहेगा इफ यू विल अटेंड दिस क्लास, ठीक है। सो इस क्लास को आप अटेंड डेली करिएगा, ठीक है। सो आपका कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख लो, ठीक है। सो उसको हम अटेंड कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा यानी कंटेंट के रिलेटेड, पेपर फर्स्ट के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप लिख लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो उसको हम अटेंड कर लेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट MCQ सीरीज में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।